हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि वर्ल्ड वार 2 का पार्ट 1 बना दिया गया था, ये है वर्ल्ड वार 2 का पार्ट 2, अल्टीमेटम ऑफ यूके ने लास्ट वार्निंग दी हिटलर को कि अगर पोलैंड को कैप्चर किया तो हम वार डिक्लेयर कर देंगे, मगर हिटलर उसको इग्नोर कर देता है। इसके नतीजे में ब्रिटेन वार डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी वार डिक्लेयर कर देता है। ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी, हिटलर की एक वॉरफेयर स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें स्पीड और स्टेल्थ थी, जिसकी वजह से हिटलर ने काफ़ी मुल्कों को एडमिट किया। इतनी स्पीड से ज़मीनी हमला करने का ये तरीका, जिसमें मुल्कों को सोचने का मौका ही ना मिले, और उसके बाद एयरफोर्स का हमला करना जिससे जल्दी से जल्दी वार ख़त्म हो जाए, ये एक हिटलर की स्ट्रेटजी थी जो कि वो हर वार में इस्तेमाल करता था। इन्वेजन ऑफ नॉर्वे एंड डेनमार्क, इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हिटलर ने दोनों मुल्कों को इन्वेड किया और दोनों मुल्कों की छोटी आर्मी बड़े मुल्क जर्मनी की आर्मी से वो मुकाबला ना कर सके। ये देख के यूके के प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके रिज़ाइन दे देते हैं। द बैटल ऑफ फ्रांस और यूके एलाइड फोर्सेस फ्रांस के डिफेंस में फ्रांस के बॉर्डर्स पर खड़े हो गए। जर्मनी ने चालाकी से डिस्ट्रैक्शन के लिए साउथ में हमला किया ताकि आर्डिनेंस फॉरेस्ट से दूसरा हमला हो सके और फ्रांस में दाखिल किया जा सके। 15 मई 1940 को सेडान को जर्मनी फोर्सेस कैप्चर कर देती हैं और 3 जगहों से एलाइड फोर्सेस को घेर लेती हैं। उनके भागने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जो कि समंदर की तरफ था, जिसका नाम था डनकिर्क। 1940 26 मई को विंस्टन चर्चिल एक प्लान बनाता है जिसका नाम था डायनामो ऑपरेशन, जिसमें 4 लाख ट्रूप्स को सी के ज़रिए इवैक्यूएट किया जाता है। ये मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवैक्यूएशन था। जर्मनी एयरफोर्स हवाई हमले कर रही थी, ज़मीन पर उसकी आर्मी और ब्रिटिश रॉयल फोर्स काउंटर अटैक कर रही थी, और इंग्लिश चैनल में सिविलियंस प्राइवेट बोट्स में इवैक्यूएट करने में फ्रांस और यूके की मदद कर रहे थे। जून 4, 1940 में 3.5 लाख सोल्जर्स को सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया जाता है। पैक्ट ऑफ स्टील, इटली में भी एक डिक्टेटर मुसोलिनी की हुकूमत थी और वो हिटलर के साथ मिल जाते हैं और फ्रांस पर हमला कर देते हैं। 22 जून 1940 फ्रांस हिटलर के आगे सरेंडर कर देता है। बस सिर्फ 3 मुल्क यूरोप में बच जाते हैं, जर्मनी, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। ऑपरेशन सी लायन, हिटलर का ब्रिटेन पर अटैक। 10 जुलाई 1940 को हिटलर एयरफोर्स के ज़रिए ब्रिटेन पर हमला कर देता है। हिटलर जर्मन एयरफोर्स के ज़रिए ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ पर हमला कर देता है। ब्रिटेन एयरफोर्स अपनी पूरी कोशिश से अपने मुल्क का दिफा करती हैं और सख्त मुकाबले के बाद ब्रिटेन को ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। रात में जर्मनी लंदन पर बम गिरा देता है, जिसमें काफ़ी सिविलियंस मार दिए जाते हैं। इसके मुकाबले में ब्रिटेन भी बर्लिन पर अपना काउंटर अटैक करता है और बर्लिन के काफ़ी सिविलियंस को मार देता है। 15 सितंबर 1940 को हिटलर अपनी जर्मन एयरफोर्स को हुक्म देता है कि ऑल आउट लंदन पर हमला करें। इसके नतीजे में 1000 से ज़्यादा जर्मन फाइटर जेट्स एक ही बार में जाते हैं और ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स कम होने के बावजूद भी अपने आप को अच्छे से डिफेंड करते हैं। इस दिन को द बैटल ऑफ ब्रिटेन डे भी कहा जाता है। ये पहली बार था जिसमें हिटलर को डिफ़ीट हुई थी। हिटलर कम्युनिस्ट से नफ़रत करता था और उसकी आइडियोलॉजी ये थी कि जर्मनी को ग्रेट पावर बनाया जाए। इसके चलते उसने सोवियत यूनियन को इन्वेड करने की सोची, क्योंकि इतने बड़े मुल्क को अगर इन्वेड किया तो काफ़ी टेरिटरी जर्मनी के पास आ जाएगी और दुनिया में एक ग्रेट पावर बन जाएगा। यही सोच से सोवियत यूनियन से ट्रीटी होने के बाद भी हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला किया। हिटलर ने हमेशा की तरह अपनी आर्मी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा जो कि लेनिनग्राड पर हमला करेगा, दूसरा हिस्सा जो कि मॉस्को पर हमला करेगा और तीसरा हिस्सा जो कि साउथ में सोवियत पर हमला करेगा।
اپنے ملک کو بچانے کے لیے اسٹیلن نے UK کے ساتھ مل کر ایک ایلائڈ فورس کا حصہ بن گیا۔ ہٹلر کی بلٹس کریگ اسٹریٹجی کی مدد سے جرمن ٹروپس آلریڈی 100 کلومیٹر اندر سوویت یونین میں پہنچ چکے تھے اور ماسکو کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ اسی وقت جاپان اور سوویت یونین نے نان ایگریشن ٹریٹی سائن کر لی اور اب صرف ویسٹ میں ہی سوویت کو جرمنی سے ڈیفینڈ کرنا تھا۔ دی اٹیک آن پرل ہاربر، دسمبر 1941۔ جاپان امریکن فلیٹ پرل ہاربر پر حملہ کر دیتا ہے۔ امریکہ یہ دیکھ کر جاپان کے اگینسٹ وار ڈکلیئر کر دیتا ہے اور ورلڈ وار 2 میں اسی طرح امریکہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب امریکہ بھی ایلائڈ فورسز میں جڑ جاتا ہے، جس میں اب UK، USA، سوویت اور چائنا بھی ہے۔ دی بیٹل آف اسٹالن گراڈ سب سے ڈیڈلیسٹ بیٹل تھی، جس میں سوویت آرمی اپنے آخری وقت تک لڑتے رہتے ہیں اور سوویت آرمی اپنی ٹیریٹری کو سکسیسفلی ڈیفینڈ کر دیتے ہیں۔ فیبروری 1943 کو آخر کار 3 لاکھ جرمن ٹروپس سوویت کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ دی بیٹل آف مڈ وے، ایلائڈ فورسز مل کر جاپانیز کے ایریاز پر حملہ کر دیتے ہیں، 4 جاپانیز ایئر کرافٹ کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور ہر طرف سے ان پر ہوائی حملہ کر دیتے ہیں۔ جولائی 1943 اٹلی میں ایک اینٹی فیسسٹ موومنٹ شروع ہوتی ہے، جس میں ڈکٹیٹر مسولینی کو اپنی عوام برطرف کر دیتی ہے اور ایک گاؤں میں جہاں وہ چھپ گیا تھا وہاں ہی اس کو ایک عام آدمی مار دیتا ہے۔ نومبر 1943 تہران کانفرنس، اس میں روزویلٹ، چرچل اور اسٹیلن تینوں مل کر یہ کانفرنس کرتے ہیں کہ ورلڈ وار کو کیسے ڈیل کیا جائے اور کس طرح اس کو ختم کیا جائے۔ 6 جون 1944 ڈی ڈے، اس دن نارمنڈی میں ایلائڈ فورسز جرمنی کے خلاف ایک دمدار حملہ کرتی ہیں اور جو ٹیریٹری جرمن فورسز نے کیپچر کی تھی ان کی طرف 3 طرف سے حملہ کرتی ہیں، ایک ویسٹ نارمنڈی کی طرف سے، دوسرا اسٹالن گراڈ ایسٹ کی طرف سے اور تیسرا ساؤتھ کی طرف سے۔ ایلائڈ فورسز کے دن بدن حملوں سے جرمنی کے کافی شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ 30 اپریل 1945 ہٹلر سوسائڈ کر دیتا ہے اور مئی 1945 میں سوویت آرمی برلن کو چاروں طرف سے گھیر دیتی ہے اور 8 مئی 1945 کو جرمنی آخر کار سرنڈر کر دیتا ہے، پر ابھی جاپان کی جنگ جاری ہوتی ہے، جو کہ جولائی 1945 میں الٹیمیٹم ایک وارننگ دی جاتی ہے جاپان کو سرنڈر کرنے کی، پر یہ وارننگ بھی جاپان اگنور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹامک بم گرا دیتا ہے، جس کے بعد جاپان کو بھی سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھی ورلڈ وار 2 کی پوری کہانی۔ مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی۔